A very good afternoon, everyone. So we'll be starting up with lecture number 2 of Indian Contract Act. We'll be starting up with lecture number 2 of Indian Contract Act. कल हमने बेसिक्स किए थे लॉ के और आज हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट शुरू कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की एप्लीकेबिलिटी की। आपको पता है मोदी सरकार ने J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास किया 2019 में, जब ये डिसाइड कर लिया गया कि जम्मू एंड कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूशन को अब अलग नहीं माना जाएगा। जम्मू और कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूशन को सेम कंसिडर किया जाएगा जो बाकी स्टेट्स ऑफ इंडिया की कंसिडर की जाती हैं, राइट। ऐसा बोला गया था J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 में। लेकिन उससे पहले जम्मू एंड कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूशन डिफरेंट मानी जाती थी और इंडिया के बाकी स्टेट्स की कॉन्स्टिट्यूशन डिफरेंट मानी जाती थी, ठीक है। तो पहले जिन बच्चों ने पुराना इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा होगा वहां पे ये पढ़ाया जाता था दैट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज एप्लीकेबल टू ऑल स्टेट्स ऑफ इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। लेकिन जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के बाद से ये बोला जाता है कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज एप्लीकेबल टू ऑल स्टेट्स ऑफ इंडिया, ठीक है। तो हम लिखेंगे एप्लीकेबिलिटी टू ऑल स्टेट्स ऑफ इंडिया। ब्रैकेट में मैं लिख रही हूं J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के बाद से। J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के बाद से, ठीक है। अब थोड़ा सा बात करते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में हम क्या पढ़ेंगे। मैं आपको एक एग्जांपल से स्टार्ट करवाऊंगी। पहले हम एग्जांपल किया करेंगे, बाद में मैं उस एग्जांपल का लॉ के साथ लिंक किया करूंगी, ठीक है। सपोज करो मेरे पास एक पार्टी है ए और एक पार्टी है बी, दो पार्टीज है, ये बेसिक्स है, इनको समझना बहुत जरूरी है। ए ने बी को बोला मैं चाहता हूं कि अपनी गाड़ी तेरे को बेचना, आई वॉन्ट टू सेल माई कार, और उसने कीमत रख दी एट द रेट 5 lakhs। उसने बी को बोला, ठीक है। इसका मतलब है ए बोल रहा है बी को कि मैं चाहता हूं तू मेरी गाड़ी खरीदे। जहां तक इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सवाल है, इसका मतलब है ए इज मेकिंग ऑफर टू बी। ए इज मेकिंग ऑफर टू बी, वो उसको ऑफर कर रहा है, ठीक है। देयरफॉर ए को क्या नाम दिया जाएगा? ए विल बी कॉल्ड ऑफरर और he can also be called promiser, he can also be called proposer। तो जो बंदा ऑफर करता है लॉ की लैंग्वेज में उस बंदे का नाम होता है ऑफरर, प्रॉमिसर या प्रपोजर, ठीक है। जिसको ऑफर की गई है, B is one to whom offer is made। तो यहां पे B कौन हो गया? B will be called offeree, B is also called promisee, B is also called proposee। डबल ई कहां पे? हाँ, ऑफरी, प्रॉमिसी, प्रपोजी। तो याद रखना है, पल्ले बांध लो, ऑफर करने वाला बंदा इज ऑफरर, जो कॉमनली यूज होगा। जिसको ऑफर की जाएगी दैट बंदा और बंदी इज कॉल्ड ऑफरी, ठीक है जी। अब आप दिमाग लगाओ, यहाँ पे ए ने बी को बोला 5 लाख की मैं गाड़ी तेरे को बेचना चाहता हूँ। व्हाट डू यू थिंक, हमारी दुनिया में क्या इतने शरीफ इंसान बैठे हैं कि वो उसको 5 लाख की ऑफर कर रहा है, वो जेब से 5 लाख निकालेगा, कहेगा ये ले दे दे? वो क्या करेगा? मांडवाली करेगा, मतलब नेगोशिएट करेगा। नहीं, मैं 4.5 लाख से ज्यादा नहीं दूंगा, ऐसा ही होता है ना। अब आप समझो इस चीज को, यहाँ पे जो बी है,
बी के पास 3 ऑप्शंस है। जब बी को ये ऑफर की गई तू मेरी 5 लाख की गाड़ी ले ले, बी के पास 3 ऑप्शंस है। एक, एक्सेप्ट एज इट इज, दूसरा डिनाई, तीसरा मॉडिफाई। जो बी एज अ पार्टी है, बी एज अ पार्टी के पास 3 ऑप्शंस है, एक्सेप्ट एज इट इज, डिनाई और मॉडिफाई। ठीक है, एक्सेप्ट एज इट इज का मतलब होता है, सी A's ऑफर ऑफ 5 लाख इज एक्सेप्टेड बाय बी, जस्टिफाइड। उसने एज इट इज पूरी ऑफर को एक्सेप्ट किया। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुननी है, जिसको आपने ऑफर दी थी उसका नाम क्या था? ऑफरी। ऑफरी, यहां पे हमने क्या बोला? उसने ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया है। यहां से अब बी को आप ऑफरी नहीं बोलोगे, बी का नाम यहां पे बदल जाएगा, बी विल बी कॉल्ड एक्सेप्टर। Till the time you offer somebody, opposite party stays offeree. The moment that offeree accepts your offer, offeree term हट जाती है और वहां पे term क्या आ जाती है? acceptor. ठीक है, deny. deny का मतलब है A's offer is rejected by B. A's offer is rejected by B. तो फिर बी कौन है? क्या वो एक्सेप्टर बना? आंसर इज नो, ही इज नॉट एन एक्सेप्टर। देन मैं बी को क्या बोलूं? बी अभी भी क्या रहेगा? ऑफरी। ही विल कंटिन्यू टू बी ऑफरी, वी विल नॉट से ही इज अ रिजेक्टर, वी विल से ही कंटिन्यूज टू बी एन ऑफरी। हो सकता है उसका मूड बदल जाए बाद में। तीसरा हो गया मॉडिफाई। अब ध्यान से समझना, मॉडिफाई, मॉडिफाई का मतलब हो गया बी, ए बोल रहा है 5 लाख, बी अटक गया 4.5 लाख पे, मॉडिफाई कर रहा है वो कि नहीं मैंने 5 लाख का नहीं लेना, मैं 4.5 लाख का लूंगा। मेरी बात बहुत ध्यान से सुननी है। जब तुम्हें ऑफर की गई, कितने की गई थी? 5 लाख की। जब तुम आगे से बोल रहे हो नहीं मैं 4.5 दूंगा, पहले कॉमन सेंस से बताओ उसने 5 लाख को पकड़ा कि छोड़ा? छोड़ा। इसका मतलब क्या है? जब वो ऐसे करता है, इसका मतलब ऑफर of 5 lakh is denied. Offer of 5 lakh is denied. Therefore यहां पे भी वो एक्सेप्टर नहीं। फिर वो कौन है? फिर बी यहां पे कौन है? बी यहां पे कौन बन गया? ऑफरर। समझो कैसे, समझो कैसे। मैंने शिवम को बोला मैं तेरे को गाड़ी बेचूंगी 5 लाख की, मैं ऑफर कर रही हूं। शिवम ने बोला 4.5 लाख की लूंगा मैम, इसने मेरी 5 लाख की ऑफर को डिनाई किया। अब ये उल्टा मुझे ऑफर कर रहा है कि मैं आपसे आपकी गाड़ी 4.5 लाख की लेना चाहता हूं, क्या आप देना चाहते हो? द पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट चेंजेस। तो समझो, अगर आपने एज इट इज ऑफर को एक्सेप्ट किया, यू आर एक्सेप्टर। एज इट इज ऑफर को मना कर दिया, यू स्टे ऑफरी। अगर आप पुरानी ऑफर को मॉडिफाई करने की कोशिश करते हो तो आप पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट चेंजेस। तो जो ऑफरी था अब वो क्या बन जाएगा? ऑफरर। इज दैट क्लियर? चल दूं आगे? ये अभी बेसिक्स है, इसमें से कुछ भी पेपर में नहीं आना, पर ये समझना जरूरी है। ठीक है, अब आप दोबारा से हम सेम एग्जांपल को लेंगे। यहां से मैंने तुम्हें 3 वर्ड सिखाए, ऑफरर, ऑफरी, एक्सेप्टर। इज दैट क्लियर? अब दोबारा से हम सेम एग्जांपल को लेते हैं। ए बी को बोल रहा है, ए बी को क्या दे रहा है? कार, और बदले में बी ने ए को क्या देना है? 5 लाख। 5 लाख की गाड़ी है ना। अब अंडरस्टैंड वन थिंग, जो आपको रिटर्न में मिला, समथिंग इन रिटर्न, यस, दिस इज कॉल्ड कंसिडरेशन इन लॉ। अब बहुत ध्यान से लेना, इंग्लिश मत घुसाना यहाँ पे, लॉ की वोकैबुलरी और डिक्शनरी डिफरेंट होती है, इंग्लिश वाला कंसिडरेशन नहीं है ये। ठीक है,
जब हम बदले में किसी से कुछ लेते हैं, समथिंग इन रिटर्न, दैट इज कॉल्ड कंसिडरेशन। ठीक है, अब आप यहां पे देखो, ए ने क्या दिया, कार, उसके पास इन रिटर्न क्या आया, 5 लाख। तो ए के व्यू में 5 लाख इज कंसिडरेशन, इज दैट क्लियर? और बी ने क्या दिया, 5 लाख, इन रिटर्न उसके पास क्या आया, कार। तो बी के व्यू में कार इज कंसिडरेशन। एम आई क्लियर? तो इन शॉर्ट आप जो दोगे वो तो दिया, आपको जो बदले में मिलेगा दैट इज कॉल्ड कंसिडरेशन इन लॉ। इज दैट क्लियर? चलते आगे। आगे नेक्स्ट आप, ऑफरर हो गया, ऑफरी हो गया, एक्सेप्टर हो गया, कंसिडरेशन हो गया, 4 वर्ड्स किए हमने। अगला शब्द मैं जो आपको करवा रही हूं दैट इज एनफोर्सिएबिलिटी। एनफोर्सिएबिलिटी, एनफोर्सिएबिलिटी का मतलब क्या होता है, इंटेंशन टू स्यू। अगर तूने मेरे द्वारा रखी हुई ऑफर में कुछ घपला किया, या ऑफरर ने घपला किया या ऑफरी ने घपला किया, तो और दोनों पार्टीज के पास फुल पावर है, फुल राइट है कि वो दूसरी पार्टी को कोर्ट में स्यू करवा सकता है। दैट इज कॉल्ड एनफोर्सिएबिलिटी। इज दैट क्लियर? अब समझो यहां से, सबसे पहला आया, आपने ऑफर की 5 लाख की गाड़ी की, आपकी ऑफर को एक्सेप्टेंस मिली। जैसे ही ऑफर को एक्सेप्टेंस मिलती है लॉ में, दैट इज कॉल्ड प्रॉमिस। बड़े मजे से हम बोलते हैं ना, मैं प्रॉमिस करता हूं। प्रैक्टिकली लॉ में प्रॉमिस क्या होता है, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज प्रॉमिस। ठीक है, अब ऑफर और एक्सेप्टेंस से नहीं चलेगा, दोनों को बदले में कुछ ना कुछ चाहिए, दैट इज कंसिडरेशन। दूसरी क्वेश्चन क्या बनेगी, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस प्लस कंसिडरेशन इज इक्वल टू, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एग्रीमेंट। पढ़ते हो ना बड़े इजीली, एग्रीमेंट किया जी हमने। होता क्या एग्रीमेंट, जब एक जने ने ऑफर की हो, उसकी ऑफर को एक्सेप्टेंस मिली हो, प्लस दोनों को बदले में कुछ ना कुछ मिल रहा हो, दैट इज कॉल्ड एग्रीमेंट। अब अगर आप ध्यान से देखो, इन दोनों को ऊपर प्रॉमिस बोला गया था, तो ये इक्वेशन ऐसे भी बन सकती है, प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन इज इक्वल टू एग्रीमेंट। प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन इज इक्वल टू एग्रीमेंट। ठीक है जी, अब ऑफर भी हो गई, एक्सेप्टेंस भी हो गई, बदले में दोनों को कुछ मिल भी रहा है। अब अगर दोनों में से किसी ने भी घपला किया तो हम उसको कोर्ट लेके जाएंगे, कौन सा वर्ड आएगा, एनफोर्सिएबिलिटी। तो नेक्स्ट आपके पास आएगा ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस प्लस कंसिडरेशन प्लस एनफोर्सिएबिलिटी, दिस इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट। और जो ऊपर आपके एक्ट का हेडिंग है, द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, वो कॉन्ट्रैक्ट इन सब चीजों से लिंक्ड है कि एक जना ऑफर करेगा, ऑपोजिट पार्टी एक्सेप्टेंस करेगी, दोनों को बदले में कुछ मिलना चाहिए। अगर दोनों में से किसी ने कोई भी घपला मारा तो उनकी इंटेंशन, उनके इरादे हैं कि वो उसको कोर्ट में स्यू करेंगे। तो दिस होल इक्वेशन इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट, इफ यू सी ध्यान से, अगर मैं इन दोनों को अकेला ले लूं तो आई कैन से प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन प्लस एनफोर्सेबिलिटी इज इक्वल टू कॉन्ट्रैक्ट। और अगर मैं इन तीनों को ले लूं, इन तीनों को, तो ये एग्रीमेंट था, तो अगली इक्वेशन क्या बन जाएगी, एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबिलिटी इज इक्वल टू कॉन्ट्रैक्ट। इज दैट क्लियर? Agreement plus enforceability is equal to contract. Is that clear? कुछ पूछना है किसी को?
डन है, चल रहे आगे। आगे चलते हुए अब आपके पास आ गया एक शब्द एग्रीमेंट। अभी आपने ऊपर किया ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस प्लस कंसिडरेशन इज एग्रीमेंट, ठीक है। अब मैंने आपको बोला था जब हम कभी भी कोई एक्ट करेंगे, हर एक्ट में डेफिनेशंस दी होती हैं। वो डेफिनेशंस इसलिए दी जाती हैं कि जब तक एक्ट खत्म नहीं होगा तब तक उस शब्द का उस पूरे एक्ट में क्या मीनिंग है वो डिफाइंड होता है, और हर एक्ट की मोस्टली डेफिनेशन सेक्शन 2 में होती, ठीक है। तो एग्रीमेंट ऐसे गिवन है सेक्शन 2 क्लॉज स्मॉल ई में। एग्रीमेंट की डेफिनेशन गिवन है सेक्शन 2 क्लॉज स्मॉल ई में। कैसे डिफाइंड है ध्यान से देखना। एवरी प्रॉमिस and every set of promises forming consideration for each other. अगर आपको ऊपर की इक्वेशन याद हो, ऊपर की इक्वेशन क्या थी? ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस प्लस कंसिडरेशन इज इक्वल टू एग्रीमेंट। इसी इक्वेशन को थ्योरेटिकली लिखा गया है। अब याद करो ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस क्या होता था? प्रॉमिस। तो ऊपर क्या आया? एक प्रॉमिस करो या एक से ज्यादा प्रॉमिसेस करो। एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिसेस प्रोवाइडेड उस प्रॉमिस के साथ मिलना क्या चाहिए? कंसिडरेशन। फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। ईच अदर का मतलब क्या है? दोनों को बदले में कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। अंडरस्टैंड दिस थिंग वेरी केयरफुली। एक प्रॉमिस करो या एक से ज्यादा प्रॉमिस करो, बदले में कंसिडरेशन मिलनी चाहिए। किसको मिलनी चाहिए? दोनों पार्टीज को समथिंग इन रिटर्न। उसको हम क्या बोलेंगे? एग्रीमेंट। अब आप समझो ये जो डेफिनेशन है ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 2 क्लॉज स्मॉल ई में गिवन है। क्या मैं इस डेफिनेशन को बदल सकती हूँ? आंसर इज नहीं। इट हैज टू बी क्रैम्ड एज इट इज। इसको नहीं हम छेड़ सकते। अगर पेपर में वो तुम्हें लिखते हैं कि एक्सप्लेन एग्रीमेंट अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, आपको यही लिखना है। अगर वो लिख देते हैं डिफाइन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, फिर डिफाइन एग्रीमेंट, फिर चाहे आप अपने शब्दों में लिख दो। तो डिपेंड कि उन्होंने पूछा कैसे। इज दैट क्लियर? आगे अब ध्यान दो, जो ये एग्रीमेंट होता है ये दो तरह का होता है। एग्रीमेंट इज ऑफ टू टाइप्स। The agreement is of two types. First is called social agreement. Second is called commercial agreement. Social agreement, commercial agreement. पहले मैं एग्जांपल लिख रही हूं। एज एन एग्जांपल, father told his son to clear CA foundation in a go. In a go का मतलब है फर्स्ट अटेम्प्ट में। And he be given 2 लाख रुपीस। पापा ने बोला पहले अटेम्प्ट में फाउंडेशन क्लियर कर ले, मैं तुझे 2 लाख रुपया दूंगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाओ, पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट कौन कौन है? पापा एंड बच्चा, ठीक है ना। ऑफर किसने की है? पापा ने। पापा इज ऑफरर और बच्चे को बोला जा रहा है बच्चा इज ऑफरिंग। अगर वो सीए के पेपर फिल कर देता है और वो कोचिंग लगानी शुरू कर देता है, उसने अपने पापा के ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। ऑफरर भी है, एक्सेप्टेंस भी है। फादर को क्या मिलेगा? उसकी फाउंडेशन की डिग्री। और बच्चे को क्या मिलेगा? 2 लाख। कंसिडरेशन भी है। अब आप मुझे बताओ, अगर वो क्लियर कर लेता है और पापा 2 लाख नहीं देते, क्या वो पापा को जेल लेके जाएगा? नहीं लेके जाएगा। एनफोर्सेबिलिटी है? नहीं। इसका मतलब जो 4 एलिमेंट्स चाहिए कॉन्ट्रैक्ट तक पहुंचने के लिए, उसमें से ऑफर भी है,
एक्सेप्टेंस भी है, कंसिडरेशन भी है, लेकिन टांग इसकी टूटी हुई है एनफोर्सिएबिलिटी की। तो एक ऐसा एग्रीमेंट जिसमें एनफोर्सिबिलिटी एलिमेंट मिसिंग होता है, ठीक है ना, जिसमें एनफोर्सिबिलिटी है ही नहीं, तो वो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट में कभी कन्वर्ट हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वो इक्वेशन को आपने फुलफिल नहीं किया। इज दैट क्लियर? तो सोशल एग्रीमेंट के नीचे लिखेंगे, सोशल एग्रीमेंट एक ऐसा एग्रीमेंट होता है जिसमें देयर इज नो इंटेंशन टू स्यू, नो इंटेंशन टू स्यू, क्योंकि इंटेंशन टू स्यू का नाम क्या? एनफोर्सेबिलिटी, इसलिए हम लिखेंगे नो एनफोर्सिबिलिटी, नो इंटेंशन टू स्यू, इसीलिए हम लिखेंगे नो एनफोर्सिबिलिटी। देयरफॉर हम ऐसा लिख सकते हैं दैट सोशल एग्रीमेंट never gets converted to contract. Social agreement never gets converted to contract. क्यों भाई, ऐसा क्यों है? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट तक जाने के लिए O प्लस A प्लस C प्लस E चाहिए तो ही कॉन्ट्रैक्ट बनता है, और यहाँ पे गड़बड़ क्या है? यहाँ पे E प्रेजेंट नहीं है, तो इक्वेशन फुलफिल नहीं होती। तो ये एग्रीमेंट तो है सोशल, बट वो कॉन्ट्रैक्ट का रुख नहीं लेगा। हाँ, वही कमर्शियल में आ रही हूँ। मेरे जैसा सियाना बच्चा होएगा तो कहेगा लिख, मैं तो अपने पति को भी बोलती हूँ लिख के दो, मैं तो अपने हस्बैंड को भी बोलती हूँ अच्छा ऐसा लिख के दो पहले, तुम्हें करना आना चाहिए। मेरे हस्बैंड नहीं लिख के देंगे मुझे। हाँ, वो इमोशंस आ जाते हैं ना। यहाँ पे अब हम एग्जाम्पल लेते हैं, सेम एग्जाम्पल ले लिया, टू बी गिवन 2 lakhs, ठीक है। उसके बाद सन टुक एवरीथिंग इन राइटिंग। क्या वो सिर्फ राइटिंग चलेगी? वो और भी सियाना था, एंड गॉट इट रजिस्टर्ड, कोर्ट की स्टैंप लगवा ली, गॉट इट रजिस्टर्ड, कोर्ट की स्टैंप लगवा ली। अब तुम लॉ स्टूडेंट्स हो, तुम्हारे पापा हो, चाचा हो, मामा हो, ताई हो, मम्मी हो, कभी भी जिंदगी में बिना पेपर पढ़े साइन नहीं करना। समझ आ गई? चाहे सगे से सगा कोई क्यों ना हो, नहीं करना मतलब नहीं करना, ठीक है। मेरे से साइन किए जाते हैं, कोई एफडी तोड़वाने में बोलूंगी पहले पढ़ने दो फिर साइन करूंगी, चाहे मेरे फादर इन लॉ बोल रहे हैं चाहे मेरे हस्बैंड, इट इज योर हक। हक बोलो, तुम्हारी समझ है, कभी नहीं पता होता कौन पलट जाए, ठीक है। और कभी भी किसी पेपर पे साइन करने हैं, अगर यहाँ पे पेपर पे कुछ लिखा है हमेशा साइन यहाँ पे करने हैं। अगर यहाँ पे कुछ लिखा है आप यहाँ पे साइन करते हो, आप बंदे को मौका देते हो कि वो यहाँ पे अपने वर्ड्स ऐड कर सकता है। हमेशा जहां पे वर्डिंग खत्म हुई है इंस्टेंट वहीं पे साइन करने चाहिए। ये तुम जब इंटर में ट्रेनिंग में जाओगे सीए तुमसे करवाएगा और फिर तुम्हारी अच्छी उतारेगा अगर तुमने गड़बड़ की तो जहां लाइन खत्म हो इंस्टेंटली साइन देयर, स्टैम्प देयर, बाकी का पेज खाली रहना चाहिए। बिकॉज अगर आप स्पेस छोड़ोगे उसमें वर्डिंग्स ऐड कर दी जाएगी तो आप उसके लिए जिम्मेदार होते हो, ठीक है। तो इसको देखते हुए अब वो बोलते हैं बेटा स्मार्ट था, बेटे ने रिटर्न भी ले लिया और उसको रजिस्टर भी करवा दिया। अब रजिस्टर्ड वर्ड का क्या मतलब है? उसने कोर्ट की स्टैंप ऐड करवा दी, वो लीगल पेपर बन गया। जब बेटे ने लीगल पेपर बना लिया, फादर को भी पता लीगल पेपर बना है, फादर को भी पता है अब मैंने 2 लाख ना दिया मेरा बेटा मेरे को स्यू कर सकता है। यू गेटिंग इट? तो यहां पे अब क्या आ गया? देयर इज इंटेंशन टू स्यू। एनफोर्सिबिलिटी प्रेजेंट, एनफोर्सिबिलिटी प्रेजेंट। देयरफॉर कौन से एग्रीमेंट्स हैं जो हमेशा कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट होते हैं? आंसर इज कमर्शियल। कमर्शियल एग्रीमेंट्स ऑलवेज गेट्स कन्वर्टेड टू कॉन्ट्रैक्ट। व्हाई? बिकॉज जो इक्वेशन है O प्लस A प्लस C प्लस E, ये चारों एलिमेंट इसमें प्रेजेंट होते हैं।
इसमें ये 3 प्रेजेंट थे, फोर्थ नहीं था, इसमें ये चारों प्रेजेंट होते हैं। इसीलिए एक कमर्शियल एग्रीमेंट हमेशा कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट होता है, लेकिन सोशल एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट नहीं होता। ठीक है, तो यहां से हमारे पास डेफिनेशन अगली आएगी, सेक्शन 2 क्लॉज स्मॉल h which deals with contract। तो कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट? अब यहां से हमें पता चल गया एक ऐसा एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें एनफोर्सेबिलिटी एलिमेंट एब्सेंट की प्रेजेंट, एब्सेंट की प्रेजेंट, प्रेजेंट। तो कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन क्या है? इट सेज एन एग्रीमेंट enforceable by law is contract। This is the definition in Indian Contract Act। It says एक agreement जो कि enforceable by law है, that agreement is called contract। Is that clear? आई एम गिविंग यू अ मिनट, स्टार्टिंग से एक बार सारा यहाँ तक गो थ्रू करो। जो बच्चे ऑनलाइन क्लास लगा रहे हैं यहाँ तक सारा गो थ्रू करके, आई एम गिविंग यू अ मिनट, रिवर्ट मी बैक, इज इट क्लियर टू यू? कॉफी। हाँ जी, जो बच्चे ऑनलाइन लगा रहे हैं कृपया करके चांदन डालिए। क्लियर है? इंदर जी, वो मैं क्लास के बाद आपको दोबारा से स्टार्टिंग के नोट्स दिखा दूंगी, फिलहाल अभी नहीं। आई विल शो यू आफ्टर लेटर ऑन। आगे चलते हुए, अब यहां से आपको मोस्टली 4 मार्क्स का क्वेश्चन अराइज होता है, और वो क्वेश्चन ये बनता है दैट all contracts are agreements, but all agreements are not contracts। जस्टिफाई। पहला टॉपिक, ये पहला क्वेश्चन इस टॉपिक में से बनता है, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट्स बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स। जस्टिफाई। कैसे करोगे जस्टिफाई? कैसे करोगे? अब लॉ में कभी भी क्वांटिटी लिखने के नंबर नहीं मिलते। बीकॉम में 8 नंबर का क्वेश्चन है, 4 पेज भर दोगे तो 7 मिल जाएंगे। सीए में अगर 4 नंबर का, 6 नंबर का, 8 नंबर का क्वेश्चन है, अगर 10 पेज भरते हैं या 10 लाइनें भरती हैं, डजंट मैटर, जो की वर्ड्स है, बुलेट वर्ड्स है, वो सारे उनको चाहिए। अगर वो आपने दिए हैं उसकी स्टेप मार्किंग होती है, नहीं तो डब्बा गोल। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले तुम्हारे को 2H डिफाइन करोगे, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन। 2 क्लॉज स्मॉल ई डिफाइन करोगे, यानी कि
एग्रीमेंट की डेफिनेशन, उसके बाद तुम टाइप्स बताओगे एग्रीमेंट के, और उसके बाद तुम क्या दोगे, कंक्लूजन। कंक्लूजन में क्या आएगा कि हाँ सोशल एग्रीमेंट में एनफोर्सेबिलिटी लैक करती है, इसीलिए सारे एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं होते। इज दैट क्लियर? तो मैं पूरा आंसर तो नहीं करवाती, कभी भी नहीं करवाती, आपको चारों टॉपिक करवाए हैं, इसको इस तरीके से आप आंसर करोगे। और एक और चीज, लॉ में कभी भी आंसर पैराग्राफ्स में नहीं करते हैं, बुलेट्स में करते हैं। बुलेट्स का मतलब ये भी नहीं है 1 2 लिखना, बिकॉज लॉ में 1 2 का मतलब कुछ और होता है। बुलेट्स का मतलब है या तो डॉट्स डालो या एरो डालो या लाइन डालो, लेकिन 1 2 ABCD नहीं लिखना है, ठीक है? वो एक क्लॉज एग्जामिनर समझेगा क्लॉज लिख दिया, एग्जामिनर समझेगा सब सेक्शन लिख दिया, तो जब तक उसके सब सेक्शंस नहीं है या उसके क्लॉजेस नहीं है तो अपने आप 1 2 या ABC यूजेज नहीं करनी है। बच्चे बेसिक मिस्टेक्स करते हैं यहाँ पे, ठीक है? आगे चलते हुए मैंने आपको बोला था हर एक्ट की कुछ डेफिनेशंस होती है, हर एक्ट की कुछ डेफिनेशंस होती है। उन डेफिनेशंस की मैं आपको एक लिस्ट दे रही हूँ, जो कि अभी आप सिर्फ लिखोगे, अभी मैं करवा नहीं रही। जब हम आहिस्ता आहिस्ता सिलेबस कवर करते जाएंगे हम इन डेफिनेशंस को कवर साथ साथ करते रहेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले आप स्टार्ट करोगे टू क्लॉज स्मॉल a, this is the definition of offer. Offer is also called proposal. To clause B, acceptance, एक्सेप्टेंस भी इसी में डिफाइंड है, प्रॉमिस भी इसी में डिफाइंड है, प्रॉमिस। टू क्लॉज स्मॉल c, प्रॉमिसर ऑब्लिक प्रॉमिसी भी इसी में डिफाइंड है। टू क्लॉज स्मॉल d, कंसिडरेशन क्या होता है। टू क्लॉज स्मॉल e, एग्रीमेंट अभी किया पीछे। टू क्लॉज स्मॉल f, रेसिप्रोकल प्रॉमिस। टू क्लॉज स्मॉल g, void agreement. टू क्लॉज स्मॉल h, contract. टू क्लॉज स्मॉल I, voidable contract. टू क्लॉज स्मॉल j, void contract. बस इतना, ये डेफिनेशंस हैं। प्रॉमिसर ऑब्लिक प्रॉमिसी, इसमें से मैंने ये और ये आपको अभी कवर करवा दिया। हमने एग्रीमेंट की डेफिनेशन एज पर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 2 क्लॉज स्मॉल ई के हिसाब से की, विच सेज प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। और कॉन्ट्रैक्ट की सेक्शन 2 क्लॉज स्मॉल h की, जो कि कहता था एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सिएबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। सेक्शन भी लिखना है, नाम भी लिखना है, सब कुछ लिखना है, पूरा लिखेंगे। सेक्शन के मार्क्स होते हैं। चलो फाउंडेशन में मान लेते हैं कि कॉर्नर पे बच भी जाओगे, इंटर क्लियर नहीं कर पाओगे फिर अगर सेक्शंस नहीं आते, बिकॉज ये बेसिक्स है। इंटर इसका हायर वर्जन है, तो जिसको ये ही नहीं आता होगा वो इंटर में तो पक्का ही फंस जाएगा। चल दें आगे। इसमें मैंने कुछ नहीं एक्सप्लेन किया, मैंने बोला सिचुएशन के हिसाब से हम इसको कवर करते रहेंगे। अभी फिलहाल हमने 2 कवर किए, ठीक है? आगे चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। आगे बात करते हैं
अगर आपको आ जाए डिफरेंस बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्रीमेंट, अगर आ जाए डिफरेंस बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्रीमेंट, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात, अगर आपने लॉ में बेसिस नहीं लिखा, चाहे आप 5 या 6 पॉइंट का डिफरेंस क्यों ना बना के आ गए हो, जीरो मिलेगा। बेसिस के बगैर डिफरेंस के मार्क्स नहीं होते, ठीक है जी। बेसिस, एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट। तो बेसिस में सबसे पहले आप यहां पे डालोगे डेफिनेशन, दोनों की कराई है मैंने, दोनों की कराई है। डेफिनेशन विद सेक्शन डालोगे, ठीक है जी। तो यहां पे लिखोगे अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 क्लॉज स्मॉल ई, और यहां पे लिखोगे और हाँ एक और चीज, ऐसे लिख के आ गए तो भी नंबर उड़ेंगे। क्यों? आपको बताना पड़ेगा कौन से एक्ट का सेक्शन 2 क्लॉज स्मॉल ई, क्योंकि 2 क्लॉज स्मॉल ई इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कुछ बोलता है, यही सेक्शन किसी और एक्ट में जाके कुछ और बोलेगा। तो आपको कंप्लीटली बोलना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 क्लॉज स्मॉल ई ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। मेरी बात समझ आई मैंने क्या समझाने की कोशिश की है? आप सिर्फ नंबर के साथ छोड़ के आ जाओगे तो एग्जामिनर आपके नंबर खा जाएगा, बिकॉज आपको बताना पड़ेगा कि आप जो सेक्शन का नंबर दे रहे हो वो कौन से एक्ट के हिसाब से दे रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप दोनों की डेफिनेशन अभी के अभी डिफाइन करो जो मैंने कॉपीज में करवाई है, फटाफट से। आई एम वेटिंग, डू इट फास्ट। एग्रीमेंट में आएगा एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर, और कॉन्ट्रैक्ट में आएगा एग्रीमेंट एनफोर्सिएबल बाय लॉ। नेक्स्ट डिफरेंस डालो इक्वेशन का, करवाइए इक्वेशन। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड। ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस प्लस कंसिडरेशन इज एग्रीमेंट, and offer plus acceptance plus consideration plus enforceability is contract। मैम क्या हम पेपर में ये एब्रीविएशंस यूज कर सकते हैं? आंसर इज अ बिग नो नो, बिल्कुल भी नहीं। आपको पूरा पूरा लिखना है, आपको पूरा लिखना है, आप शॉर्ट में नहीं लिख सकते हो। स्कोप, स्कोप, स्कोप में अब बताओ दायरा किसका बड़ा है, एग्रीमेंट का कि कॉन्ट्रैक्ट का? अच्छा, कैसे? यस, एग्रीमेंट का दायरा बड़ा है, उसमें सोशल भी आना है, कमर्शियल भी आना है, और कॉन्ट्रैक्ट में सिर्फ कौन सा आना है? कमर्शियल, सोशल नहीं आ सकता। तो दायरा किसका बड़ा हो गया? एग्रीमेंट का। समझ आया? तो वाइडर स्कोप हम यहाँ पे लिखेंगे, इट इज अ वाइडर टर्म एग्रीमेंट के दो काइंड्स थे ना, सोशल एंड कमर्शियल, तो एग्रीमेंट में दोनों ही आएंगे। गुड मॉर्निंग। वाइडर टर्म as it includes both, that is social agreement and commercial agreement। तो एग्रीमेंट के तो दोनों टाइप्स है, इसमें तो दोनों ही आने हैं, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में वी विल से इट इज नैरो टर्म। काय को? as it includes only, क्या लिखूं? it includes only commercial agreements, it includes only
कमर्शियल एग्रीमेंट्स। नेक्स्ट पॉइंट इज लीगल ऑब्लिगेशन। अब आप मुझे बताओ, कॉन्ट्रैक्ट में लीगल ऑब्लिगेशन होती है? होएगी ही होएगी, क्यों? क्योंकि उसमें एनफोर्सेबिलिटी एलिमेंट आना ही आना है। तो वहां से क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट में आएगा it necessarily creates legal obligation. It necessarily creates legal obligation. ठीक है, अब बताओ, एग्रीमेंट में आना है, एग्रीमेंट में आना है। कमर्शियल है तो वो एनफोर्सेबिलिटी को बढ़ोतरी देगा, सोशल तो नहीं देगा। क्या लिखूं, इट मे और मे नॉट। तो यहां पे आएगा इट मे और मे नॉट क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन। एक चीज जिंदगी में याद रखना, लॉ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो थ्योरी है पर रट्टा मार के कभी नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा, उड़ा देगा। मैं बहुत प्रैक्टिकल बोलती हूँ और फ्रैंकली बोलती हूँ। इट मे और मे नॉट क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन। ठीक है, उसके बाद अभी ताजा ताजा करवाया था नेचर। अभी ऊपर एक इक्वेशन किया हमने, कौन सी, ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स। लेकिन उसकी कॉन्टिन्यूटी में क्या था, बट ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट्स। अब बच्चे पूछते हैं मैम, डिफरेंस अगर 2 नंबर का है तो कितने पॉइंट्स लिखोगे? आंसर इज 4। डिफरेंस अगर 4 नंबर का है तो कितने पॉइंट्स लिखोगे? कम से कम 6। अगर तुम 2 नंबर के डिफरेंस में 2 पॉइंट्स लिख के आ जाओगे तो एग्जामिनर तुम्हें 2 में से आधा नंबर देगा। बाय 2 में से 1.5 तो हाईएस्ट है, 2 में से 2 तो देने ही नहीं उन्होंने, तब भी नहीं देंगे। अब एक और चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो लॉ में मार्क्स स्कोर करने में हेल्प करती है, प्लीज बच्चों को लगेगा मैम भाषण दे रही है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है लॉ में स्कोर करने के लिए। जब भी आप डिफरेंस दो, एग्जामिनर दे देता है डिफरेंस दो 2 नंबर में, बच्चे क्या करते हैं, टाइम कम होने की वजह से जो सबसे शॉर्ट डिफरेंसेस होते हैं ना उनको पिक कर लेते हैं, वाइडर स्कोप, नैरो स्कोप। एज एन एग्जांपल, लीगल ऑब्लिगेशन, नो लीगल ऑब्लिगेशन, एग्जामिनर 0 देगा, चाहे वो दोनों डिफरेंस ठीक है। वाई? जिस क्वेश्चन के जितने कम नंबर होते हैं उस क्वेश्चन के तुमने वो वाले पॉइंट्स लिखने हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है। और अगर 2 नंबर का क्वेश्चन है तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, इसकी डेफिनेशन, या इसकी लीगल ऑब्लिगेशन या इसका स्कोप। अगर तुम सिर्फ सेक्शन बना के उसको एक पॉइंट डिफरेंस का बना के एक्सपेक्ट करे बैठे हो कि तुम्हें नंबर मिल जाएंगे, तो नहीं मिलेंगे। कई बार बच्चे मेरे से पूछते हैं कि मैम 4 मार्क्स में आपने सिर्फ 1 नंबर दिया। आई डोंट वांट डिफरेंस, आई वांट फ्रूटफुल डिफरेंसेस। यू गेटिंग इट? फिर मैं नंबर उड़ा देती हूँ। ठीक है, सो मूविंग ऑन, आगे चलते हैं। आगे चलते हुए नेक्स्ट हमारे पास आता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, और बढ़ा लो। ये क्वेश्चन 2 या 3 से ज्यादा में नहीं आएगा, वैसे तो आएगा ही नहीं। इसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है ना, अब तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट का सेक्शन बोलो, डूब के मर जाओ। 2H बोला तो सेक्शन 2 क्लॉज स्मॉल h, ये कॉफी में डूब जा। सेक्शन 2 क्लॉज स्मॉल h, हाँ 2H नहीं है, 2H का मतलब है ब्रैकेट में कुछ नहीं है, सब कुछ बाहर है। हाँ, इंटरव्यू में तो देना ना, आगे जॉब नहीं करनी कि शादी कर लेनी है।
Essentials of valid contract. अब एक बात समझना, आप बोल रहे हो एक तरफ होता है प्रॉमिसर, एक तरफ होता है प्रॉमिसी, और दोनों को कुछ ना कुछ मिलना चाहिए तो कंसिडरेशन हो गया, ठीक है। अब सुनो मैं क्या बोल रही हूँ। मैंने शिवम को घर बेचा और बदले में मैंने शिवम से 5 किलो कोकेन मांगी। अब आप बोलो ऑफरर है, हाँ, ऑफरी है, हाँ, दोनों को कुछ ना कुछ मिल रहा है, हाँ, पर क्या वो लीगल है? नहीं। समझ आया? इसका मतलब अगर हम वो चारों एलिमेंट्स कंप्लीट कर भी लेते हैं तो कानून हमारे को बोलता है भाई जो भी करना सब कुछ लीगल करना। तो कहीं ना कहीं जो मैंने शिवम को दिया घर, उसकी तो कंसिडरेशन लीगल है। जो शिवम मुझे इन रिटर्न कोकेन दे रहा है, क्या मेरी कंसिडरेशन लीगल है? आंसर इज नहीं। तो अब बताओ क्या ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है? आंसर इज नहीं। इसका मतलब जो 4 एलिमेंट्स हमने कॉन्ट्रैक्ट के लिए किए वो तो पूरे करने ही करने हैं, इसके अलावा कुछ इसेंशियल्स की लिस्ट है जिसको तुम कंप्लीट करोगे। जब वो 4 एलिमेंट कंप्लीट करोगे तो तुम बोलते हो कॉन्ट्रैक्ट बन गया। जब तुम इसेंशियल्स भी कंप्लीट करोगे तुम बोलोगे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन गया, ठीक है। इसका मतलब ध्यान से देखना, अभी मैंने तुम्हें करवाया कॉन्ट्रैक्ट का सेक्शन है 2 क्लॉज स्मॉल h, ठीक है। साथ में इसके इसेंशियल्स गिवन है सेक्शन 10 में। जब ये दोनों ऐड हो जाते हैं, ये है कॉन्ट्रैक्ट का सेक्शन और सेक्शन 10 है इसेंशियल्स का, जब दोनों ऐड हो जाते हैं तब जाके हम उसको क्या नाम देते हैं? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का। अब बात करते हैं ये इसेंशियल्स कौन से हैं। नाउ अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली। पार्टनरशिप में भी यही इसेंशियल्स आने हैं, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में भी यही इसेंशियल्स आने हैं, और कोई भी टीचर दोबारा नहीं करवाता। तो एक बारी इसको घोट के पी लो, जब तक लॉ जिंदगी में खत्म नहीं होना ये कभी पीछा नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। तो बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट 2 क्लॉज स्मॉल h में, इसेंशियल्स सेक्शन 10 में, और मिल जाए तो बन जाता है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो एक लिस्ट लिखते हैं, इसेंशियल्स, और उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। कुछ इसेंशियल्स हैं जो कि सेक्शन 10 में गिवन है, गिवन अंडर सेक्शन, सी अंडर सेक्शन कैसे लिखते हैं? यू ऑब्लिक एस, अंडर सेक्शन, इस सेक्शन के नीचे दिए हुए हैं, ठीक है। पढ़ेंगे इसको कैसे? अंडर सेक्शन, गिवन अंडर सेक्शन 10 ऑफ, ऐसे छोड़ सकती हूँ? नहीं, किसका सेक्शन 10? ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। सारे नंबर उड़ते हैं। नहीं नहीं वो नहीं, वैसे तो कोई लिखेगा ही नहीं। आगे कुछ इसेंशियल्स ऐसे हैं जो नॉट गिवन है अंडर सेक्शन 10, कॉमा, बट आर कंसिडर्ड, टू बी इसेंशियल्स। कुछ ऐसे बेसिक इसेंशियल्स हैं जो कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 10 में नहीं दिए गए हैं, बट उनको इंपॉर्टेंट इसेंशियल्स माना जाता है, ठीक है। अभी मैं तुमको सिर्फ लिस्ट लिखवा रही हूँ जो कि जस्ट तुम कॉपी करोगे, एक एक करके मैं सारा डिटेल में करवाऊंगी, ठीक है। तो यू विल नोट डाउन द लिस्ट, देन वी विल डू वन बाय वन इन डिटेल। तो इसके नीचे सबसे पहले आएगा agreement is given under section 10, free consent given under section 10, competency of party given under section 10, lawful consideration given under section 10, legal object given under section 10, not declared void given under section 10, given under section 10.
और जो कि सेक्शन 10 में नहीं दी बट हमें पता है कि ये रिक्वायरमेंट्स है, 2 पार्टीज। पहली इसेंशियल इज 2 पार्टीज होनी चाहिए। दूसरी इज इंटेंशन होनी चाहिए टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। नेक्स्ट, fulfillment of legal formalities, fulfillment of legal formalities. Next, certainty of meaning, certainty of meaning. Next, possibility of performance, possibility of performance. अब सपोज करो तुम्हें क्वेश्चन आ गया, सुनो, तुम्हें क्वेश्चन आ गया, सेक्शन 10 इज नॉट कंप्लीट इन इटसेल्फ। सुन रहे हो मुझे? ऑनलाइनर्स, आर यू लिसनिंग टू मी? मैं कुछ क्वेश्चन बोल रही हूँ। द क्वेश्चन इज सेक्शन 10 is not complete in itself, so there are certain other essentials also required for a contract to be valid contract. Justify. क्या आंसर करोगे? ओनली राइट हैंड साइड, ओनली राइट हैंड साइड। अब जो नहीं पूछा चौधरी बन के लिख के आओगे, टाइम वेस्ट करोगे और एग्जामिनर उसको कंसिडर भी नहीं करेगा और उसके कोई नंबर नहीं देगा। समझ आया? स्टार्टिंग आपकी थोड़ी सी होनी चाहिए कि हाँ कुछ सेक्शन 10 में होते हैं कुछ नहीं होते, लेकिन एक्सप्लेनेशन में आप सिर्फ राइट हैंड साइड दोगे तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। यू वांट लिखवा दूं तो लिख दो, क्वेश्चन लिखो, सेक्शन 10 इज नॉट कंप्लीट। क्वेश्चन इज सेक्शन 10 इज नॉट कंप्लीट so there are certain other essentials so there are certain other essentials required for an agreement to be enforceable. Justify. Justify. क्या करोगे? कैसे आंसर करोगे? आंसर इज मेक अबव वाला चार्ट, लेकिन एक्सप्लेन करोगे ओनली राइट हैंड साइड वाला। समझ आ गया ऐसे? ठीक है, तो ये रफ में मैंने तुम्हें बताया, ये रफ वर्क रफ है कि इसको आंसर कैसे करोगे। चार्ट पूरे का दोगे, एग्जामिनर को तुम बताओगे कि तुम्हें सारा आता है, लेकिन एक्सप्लेन वही करोगे जो पूछा गया है। डायरेक्ट क्वेश्चंस आने के चांसेस बहुत कम है। 60 मार्क्स में से 50 मार्क्स की केस स्टडीज ही आनी है, 10 नंबर के आसपास डायरेक्ट क्वेश्चंस आने हैं बस। ठीक है, चलते हैं आगे। तो स्टार्ट करते हैं एक एक करके। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फर्स्ट कैटेगरी, यानी कि गिवन अंडर सेक्शन 10 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ठीक है जी, तो स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट कैटेगरी के साथ, एंड वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर आपका सारा लॉ बेस होता है।
सबसे पहले उन्होंने पॉइंट दिया एग्रीमेंट। सबसे पहले उन्होंने पॉइंट दिया एग्रीमेंट, मतलब पहले पार्टीज का आपस में एग्रीमेंट क्रिएट होना जरूरी होता है। एग्रीमेंट बनेगा तभी तो तुम कॉन्ट्रैक्ट के रुख में जा पाओगे। वो भी कौन सा एग्रीमेंट होना चाहिए? आंसर इज कमर्शियल। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 clause small e, every promise or every set of promises forming consideration for each other is an agreement. Only commercial agreements gets converted to contracts. Is that clear? ये तो सिंपल सा था, कर चुके थे। सेकंड स्टार्ट करते हैं। सेकंड इज फ्री कंसेंट। सेकंड इज फ्री कंसेंट। अब ये फ्री कंसेंट क्या होता है? ये दो शब्द है, फ्री अलग, कंसेंट अलग। ठीक है, समझो पहले, बाद में नोट करना। मैं पहले यहाँ पे शब्द सिर्फ ले रही हूँ कंसेंट। कंसेंट का मतलब क्या होता है? रजामंदी। ठीक है ना, रजामंदी होना इंग्लिश में। कंसेंट मीन्स रजामंदी। लॉ में कंसेंट का मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग सेम थिंग इन सेम सेंस। अब इसका क्या मतलब है? मेरे पास मान लो दो कार्स हैं, वाइट ब्लैक, और मान लो दोनों ही सियाज है। ठीक है, ब्लैक व्हाइट दोनों ही सियाज है। मैंने मान लो गगन के साथ डीलिंग किया, मैं तेरे को अपनी गाड़ी 3 लाख में दे रही हूँ। मैंने कलर एक्सप्लेनेशन नहीं की, इसको भी पता है मेरे पास दो कार्स है। मैं अपने माइंड में बिठाए बैठी हूँ कि मैं व्हाइट गाड़ी बेचूंगी, और ये अपने माइंड में बिठाए बैठी है कि मैम ब्लैक गाड़ी बेचेंगे, और हमने दोनों ने एक दूसरे से क्लैरिफाई नहीं किया। इसका मतलब है हमें ये पता है कि गाड़ी की डीलिंग हो रही है, बट वी आर अंडरस्टैंडिंग सेम थिंग इन डिफरेंट सेंस। तो इसका मतलब मेरे और गगन में कंसेंट एब्सेंट। समझ आया? लॉ कहता है कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए जो दो पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट है, यानी कि ऑफरर और ऑफरी, उन दोनों को कॉन्ट्रैक्ट की सारी टर्म्स एंड कंडीशन सेम सेंस में समझ आनी चाहिए। अगर मुझे पता है ब्लू कलर तो उसको भी पता होना चाहिए ब्लू कलर, मुझे पता है 50 रुपए तो उसको भी पता होना चाहिए 50 रुपए। इज दैट क्लियर? कंसेंट का मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग सेम थिंग इन सेम सेंस। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड यूनिसन ऑफ माइंड्स, दिमागों का मिलना। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड यूनिसन ऑफ माइंड्स। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लैटिन में इट इज कॉल्ड कंसेंसस एड इडम। कल किया था क्विड प्रोक्यो इज कंसिडरेशन। दूसरा किया था इग्नोरेंटिया ज्यूरिस नॉन एक्सक्यूसिड, यानी कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज ऑफ नो एक्सक्यूज। आज किया कंसेंसस एड इडम, इसका मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग सेम थिंग इन सेम सेंस। कंसेंसस एड इडम बहुत बारी 2 मार्क्स में आया है। कंसेंसस एड इडम को डिफाइन करो। आप यहाँ पे एग्जाम्पल लिखोगे। एज एन एग्जाम्पल,
As an example, X owns 2 cars, black and white Ciaz. And offers car for sale to Y. Two cars. X considers sale of black car. Y considers sale of white car. This shows consent is absent. हमें कॉन्ट्रैक्ट से वैलिड कॉन्ट्रैक्ट तक की जर्नी तय करने के लिए हमारे को कंसेंट क्या चाहिए? प्रेजेंट. यहां पे कंसेंट क्या हो गया? एब्सेंट. तो क्या ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का रुख लेगा? आंसर इज नहीं लेगा. चल दे आगे. मूविंग ऑन. अब अभी तो मैंने कंसेंट लिखा, पूरा वर्ड क्या था? फ्री कंसेंट. नाउ समझो एक और चीज. सपोज करो मैंने कुणाल को पकड़ा, कुणाल की कनपट्टी पे बंदूक रखी, कुणाल को बोला साइन कर कि तूने मेरी गाड़ी जो कि 5 लाख की है तूने 2 लाख की ली है. समझना इस बात को. लूंगी मैं तेरे से 5 लाख ही, लेकिन तू पेपर वर्क साइन करके तूने 2 लाख की खरीदी है. क्या किया? 2 लाख व्हाइट मनी, 3 लाख ब्लैक मनी. समझाया क्या घपला बजा? अब आप मुझे बताओ, 5 लाख की गाड़ी का पेपर वर्क मैं कनपट्टी पे बंदूक रख के 2 लाख का पेपर वर्क करवा रही हूँ, 3 लाख उससे ब्लैक में ले रही हूँ. ऐसा ही हो रहा है. मुझे ये बात पता है, पता है. कुणाल को ये बात पता है, पता है. तो वी बोथ आर अंडरस्टैंडिंग सेम थिंग इन सेम सेंस. कंसेंट प्रेजेंट है कि एब्सेंट है? प्रेजेंट है. बी वेरी केयरफुल इन लॉ. कंसेंट प्रेजेंट है. नाउ द पॉइंट इज, क्या उसने ये सेम चीज को सेम सेंस में अपने आप समझा? नहीं. मैंने किसके जोर पे समझाया है? बंदूक के जोर पे. इसका मतलब कंसेंट प्रेजेंट है लेकिन कंसेंट फ्री नहीं. What does free consent means? फ्री कंसेंट का मतलब होता है जब दोनों ने सेम चीज को सेम सेंस में समझा है, वो खुले दिमाग से अपने आप समझाओ. जबरन या जबरदस्ती करके वो चीज अगर समझाई गई है तो हम बोलेंगे कंसेंट तो एब्सेंट है बट कंसेंट फ्री नहीं है. जबकि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड कॉन्ट्रैक्ट तक ले जाने के लिए आपको कंसेंट भी चाहिए प्लस वो फ्री भी चाहिए. इन शॉर्ट, आपने सेम चीज को सेम सेंस में समझाओ अपने आप से. अगर किसी ने तुम्हें जबरदस्ती ऐसा करने की कोशिश की है तो हम बोलेंगे फ्री कंसेंट प्रेजेंट नहीं. एम आई क्लियर? ठीक है, तो इसको लिखेंगे कंसेंट इज नॉट सेड टू बी फ्री if caused by पहला वर्ड आ गया coercion. COERCION. व्हाट इज coercion? लॉ में coercion होता है, इंग्लिश में इसका मतलब होता है फिजिकल थ्रेट. जैसे कि मैंने इसकी कनपट्टी पे बंदूक रखी थी तो मैंने क्या किया था? मैंने कुणाल पे coercion अप्लाई किया है. ठीक है बेटा, coercion. दूसरा होता है अनड्यू इन्फ्लुएंस. अनड्यू इन्फ्लुएंस का मतलब होता है मॉरल थ्रेट. मॉरल थ्रेट का मतलब होता है दिमाग के साथ खेलना, जो कि एक टीचर स्टूडेंट के साथ कर सकती है. दिमाग के साथ खेल सकती है, उसको पता है कि ये बच्चा कहाँ स्टैंड करता है. समझ आया? जो मॉरल थ्रेट और कौन कर सकता है? प्रिंसिपल अपनी टीचर्स के साथ कर सकती है. और कौन कर सकता है? सबसे ज्यादा मॉरल थ्रेट बाबा रामदेव करता है अपने डिसाइपल्स के साथ. वो कहता है लेफ्ट टांग घुमाओ जी, सारे घुमाते हैं, ये भी नहीं सोचते हड्डी ना हिल जाए कहीं.
मतलब क्योंकि उसके उसका विश्वास है, उसने ऐसा बनाया हुआ लोगों के ऊपर कि अगर बाबा रामदेव योगा करवा रहा है तो ये बेस्ट करवा रहा होगा। व्हाट इज दैट, उसके पास फुल पावर है कि वो लोगों का नाजायज फायदा उठा सकता है, यानी कि अनड्यू इन्फ्लुएंस। ठीक है। तीसरा, फ्रॉड। व्हाट इज फ्रॉड? इंटेंशनली रॉन्ग। मिसरिप्रेजेंटेशन। मिसरिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है अनइंटेंशनली रॉन्ग, गलती से गलत हो गया, अनइंटेंशनली रॉन्ग। लास्ट होता है मिस्टेक। मिस्टेक का मतलब होता है गलत फहमी होना, इरोनियस बिलीफ। इरोनियस बिलीफ। कॉर्जन इज फिजिकली जबरदस्ती करना, अनड्यू इन्फ्लुएंस इज दिमाग के साथ खेलना, फ्रॉड इज जानबूझ के फरेबी थिंक करना, मिस रिप्रेजेंटेशन है गलती से गलत हो गया, मिस्टेक का मतलब होता है गलत फहमी हो जाना। Coercion is physical threat, undue influence is moral threat, fraud is intentionally wrong, misrepresentation is unintentionally wrong, mistake is erroneous belief. वो बोलते हैं अगर इनमें से किसी से आपकी कंसेंट ली गई है तो हम मानेंगे कंसेंट फ्री नहीं। ठीक है। अगर मैं तुम्हें एग्जाम्पल दूं इसी के आगे ताकि तुम्हें समझ आ जाए, इसी के आगे एग्जाम्पल दे दूं, पेपर साइंड ऑन गन पॉइंट, ये कॉर्जन का एग्जाम्पल। पेपर साइंड ऑन गन पॉइंट, उसको पता है जब जबरन हो रहा है, जबरदस्ती हो रहा है, कंसेंट प्रेजेंट है लेकिन कंसेंट फ्री नहीं है। ठीक है। दूसरा, अनड्यू इन्फ्लुएंस का एग्जाम्पल, एज एन एग्जाम्पल, फैमिली डॉक्टर गेव लिस्ट ऑफ टेस्ट्स, दे देते ना, ये टेस्ट करवा लो, आप कहोगे मेरा फैमिली डॉक्टर बोल रहा है तो ठीक ही बोल रहा है, और आप जाके करवाने भी चले जाओगे और आपको यही नहीं पता होगा कि आगे उसके साथ उसकी कमीशन सेट हो रखी है। क्यों? वो दिमाग के साथ खेल रहा है। क्यों? क्योंकि वो तुम्हारा फैमिली डॉक्टर है, उसको पता है तुम्हारी दुखती रग कहाँ पे है। ठीक है। फ्रॉड, एज एन एग्जाम्पल, नो डिफेक्ट इन पीस, आप बेच रहे हो नो डिफेक्ट इन पीस और बेच दिया, आपको पता है कि ये सामान इंडिया से कहीं बाहर जाना है, जब तक जाएगा करेगा तब की तब देखेंगे, और कहीं ना कहीं उसका कलर लीकेज होता था, ये फ्रॉड किया तुमने। बेच रहे हो क्या बोल के कि पीस में कोई डिफेक्ट नहीं है, प्रैक्टिकली इंटेंशनली तुम जानते हो कि इस कपड़े में से रंग निकलता है, दैट इज फ्रॉड। मिस रिप्रेजेंटेशन का एग्जाम्पल क्या हो सकता है? हॉर्स की डीलिंग हो रही है लेकिन हॉर्स डेड है, मैं घोड़े की डीलिंग कर रही हूँ बेचने की, मुझे ही नहीं पता कि तबेले में किसी रीजन की वजह से उसकी डेथ हो गई है, मतलब गलती से गलत हो रहा है। ठीक है। मिस्टेक की अगर बात करें, एज एन एग्जाम्पल, मिस्टेक की अगर बात करें तो मिस्टेक का मतलब होता है गलत फहमी हो जाना। एज एन एग्जाम्पल, मान लो आपने पेमेंट देनी थी आर को बट आपने पे कर दिया सम अदर आर को। मैंने शिवम को 5 लाख का चेक दे के भेजा और मैंने बोला यतिन को दे दियो, शिवम ने यतिन को चेक तो दिया बट वो कोई और यतिन था, उसने भी पैसे लेने थे, एक और यतिन ने भी पैसे लेने थे, इसने गलती से जाके किसी दूसरे यतिन को पेमेंट कर दी। वो क्या? गलत फहमी हो जाना, उसको बंदा पहचानने में गलत फहमी हो गई। ठीक है। इसको मैं अभी इतनी डेप्थ में क्यों नहीं जा रही, पूरा चैप्टर है इसके ऊपर, कॉर्जन अलग, अनड्यू इन्फ्लुएंस अलग, फ्रॉड अलग, मिसरिप्रेजेंटेशन अलग, मिस्टेक अलग, तो पूरा निचोड़ के डिटेल में करना है हमने। ये सिर्फ अभी तुम्हारे को बेसिक्स क्लियर किए जा रहे हैं। ठीक है। तो सी,
कंसेंट का मतलब मैंने तुम्हें क्या समझाया था, हम कर क्या रहे हैं, हम इसेंशियल्स कर रहे हैं सेक्शन 10 के। वो कहते हैं कि कंसेंट का प्रेजेंट होना जरूरी है, लेकिन कंसेंट हम मानेंगे इट इज नॉट सेट टू बी फ्री अगर उसको कैसे लिया होगा, बाया कॉर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक। ठीक है, तो नीचे हम एक प्रॉपर एक एग्जांपल लिखेंगे। एज एन एग्जांपल, एक्स ने वाई को बोला है ऑफर्ड कार at the rate 5 lakh but paperwork signed at the rate 2 lakh on gunpoint, on gunpoint। तो इसका पॉइंट ऑफ व्यू कैसे आएगा, इसके साथ लिंक्ड पॉइंट्स क्या क्या आएंगे, इसके साथ लिंक्ड पॉइंट्स ये आएंगे सबसे पहले कि कंसेंट प्रेजेंट है, कंसेंट प्रेजेंट है बिटवीन एक्स एंड वाई, ठीक है जी। लेकिन कंसेंट नॉट फ्री है एज इट इज कॉज्ड बाय फिजिकल फोर्स हुआ है, तो क्या लिखूं, कॉर्जन। Therefore it is not a valid contract। Therefore it is not a valid contract। लीगल वर्ड तो बात ही नहीं की मैंने, वेट, अभी कॉन्ट्रैक्ट मैंने टाइप्स कराने हैं 20-25 तरह के। हाँ जी, ये क्लियर है, पक्का, सोच लो, आगे चलते हैं। दिस इज द सेकेंड इसेंशियल ऑफ सेक्शन 10, ठीक है। थर्ड इसेंशियल ऑफ सेक्शन 10 इज competency of parties। कंपिटेंसी ऑफ पार्टीज बोलूं या कैपेसिटी ऑफ पार्टीज बोलूं, एक ही बात होती है। कंपिटेंसी ऑफ पार्टीज बोलूं या कैपेसिटी ऑफ पार्टीज बोलूं, एक ही बात होती है। कैपेसिटी का मतलब क्या होता है, कैपेसिटी का मतलब होता है एक बंदे की लीगल एबिलिटी, कि क्या वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए एलिजिबल भी है कि नहीं। मान लो कोई बंदा इंसॉल्वेंट है, कोई बंदा इंसॉल्वेंट है, या कई बारी सलमान खान जेल गया और सलमान खान के ऊपर रोक लगा दी गई थी कि आप इतने महीने फॉरेन ट्रैवल नहीं कर सकते, हुआ था ना ऐसा ही, संजय दत्त जेल जाता है, सलमान खान गया, वो रिया गई हुई है, तो इनके ऊपर काफी रोक लग जाती है, उतनी देर वो कोई मूवी साइन नहीं कर सकते, कोई काम नहीं कर सकते। तो वो क्या होता है, उतनी देर के लिए उनके पास लीगल एबिलिटी नहीं होती, समझ आया। तो वो कहते हैं जब आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, ये देख के करना कि जिस पार्टी के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट करने वाले हो, क्या उस पार्टी की लीगल एबिलिटी है, क्या कानून उसको अलाउ करता है कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए, तो ही उस पार्टी को अपनी पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट बनाना, नहीं तो नहीं, ठीक है। तो वी विल राइट कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, capacity to contract means the legal ability of a person to enter into a valid contract, enter into a valid contract। अब पार्टीज जो केपेबल होती है और पार्टीज जो नॉट केपेबल होती है,
सी, आपके पास लीगल एबिलिटी होनी चाहिए। क्या 18 साल से छोटा बच्चा ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकता है? लीगली नहीं बनवा सकता, लीगली नहीं बनवा सकता। इसका मतलब केपेबल पार्टी कौन होती है? मेजर। नॉट केपेबल पार्टी कौन होती है? माइनर। केपेबल पार्टी कौन सी होती है? साउंड माइंड, जिसका दिमागी संतुलन ठीक है। नॉट केपेबल पार्टी कौन सी होती है? अनसाउंड माइंड, जिसका दिमागी संतुलन खराब है। केपेबल पार्टी होती है द वंस हु आर क्वालिफाइड बाय लॉ। नॉट केपेबल पार्टी कौन सी होती है? द वंस हु आर डिसक्वालिफाइड बाय लॉ। केपेबल मतलब जो ये लोग हैं, these parties they are competent to contract, they are competent party to contract। मतलब अगर कोई 18 साल के इक्वल है या उससे बड़ा है, वो पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। जिसका दिमागी संतुलन ठीक है वो भी पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, और जिसको कानून की तरफ से अलाउड है, वो क्वालिफाइड है, वो भी पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। ठीक है, राइट हैंड साइड क्या कहती है? दे आर नॉट competent, they are not competent party to contract। मतलब अगर आप 18 साल से छोटे हो, या आपका दिमागी संतुलन ठीक नहीं है, या आपको कोर्ट की तरफ से रोक लगाई गई है, तो आप में से कोई भी पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के हिसाब से नहीं हो सकता। एम आई क्लियर? यू श्योर? पक्का? मेजर कौन होता है? 18 या उससे बड़ा। कई बार क्या होता है, किसी बच्चे के पेरेंट्स की डेथ हो चुकी होती है, मम्मा भी नहीं है पापा भी नहीं है, लेकिन पेरेंट्स की डेथ हुई, वो प्रॉपर्टी छोड़ गए, वो बच्चे के पास जाएगी। ऐसी सिचुएशन में इट इज कॉल्ड कोर्ट्स ऑफ वार्ड्स एक्ट। ठीक है, कोर्ट्स ऑफ वार्ड्स एक्ट। वार्ड बोल दिया जाता है उस बच्चे को जिसके पेरेंट्स की डेथ हो गई। कोर्ट अब उस प्रॉपर्टी के लिए कोई गार्डियन अपॉइंट करता है। ठीक है, अगर ऐसा सिनेरियो है तो उस बच्चे के लिए मेजर की एज 18 नहीं होती, 21 होती। याद रखनी है ये बात। कॉमन मैन के लिए आप मेजर तब बन जाते हो जब आप 18 के इक्वल हो जाते हो या 18 से बड़े होते हो, राइट? बिलो 18 यू आर माइनर। बट अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसके पेरेंट्स की डेथ हो चुकी है और उसकी प्रॉपर्टी को मैनेज करने के लिए कोर्ट द्वारा गार्डियन अपॉइंट किया गया है, तो ऐसे बच्चे को मेजर का ओहदा तब दिया जाएगा जब वो एटलीस्ट किस एज का होगा? 21, नॉट 18। तो अंडर ही रहेगा। फिर वो मेजर ही है, फिर तो वो कंपिटेंट इनफ है टू डू एनीथिंग। ठीक है जी, तो ये हम लिखेंगे मेजर के केस में, यहाँ पे ऐड करेंगे हम पहला पॉइंट मेजर के केस में, और मेजर वर्ड को मैं दो पार्ट्स में डिवाइड कर रही हूं। एक माइनॉरिटी एक्ट के हिसाब से, दूसरा कोर्ट्स ऑफ वार्ड्स एक्ट के हिसाब से। माइनॉरिटी एक्ट के हिसाब से कंपीटेंट कौन है और नॉट कंपीटेंट कौन है? माइनॉरिटी एक्ट के हिसाब से competent is the one who is of age 18 or 18 plus।
नॉट कम्पिटेंट कौन है? एज बिलो 18, ये माइनॉरिटी एक्ट कहता है। कोर्ट्स ऑफ वार्ड्स एक्ट कहता है हमारे हिसाब से तुम कम्पिटेंट तब बनोगे जब योर एज इज 21 और 21 प्लस, और तुम नॉट कम्पिटेंट रहोगे व्हेन योर एज इज बिलो 21। ठीक है जी, आगे दूसरे की बात करते हैं। दूसरा टॉपिक हमने लिया तुम साउंड माइंड के होने चाहिए। दूसरा टॉपिक था तुम कंपिटेंट तब हो जब तुम साउंड माइंड के। व्हाट डज साउंड माइंड मीन्स? साउंड माइंड का मतलब है तुम्हारा दिमागी संतुलन ठीक रहना चाहिए। इन शॉर्ट तुम अपने सेंसेस में होने चाहिए हो कि जो ऑपोजिट पार्टी तुम्हारे से पेपर वर्क पे साइन कर रही है, कम से कम तुम इतने योग्य तो हो कि तुम ये देख सको कि ऑपोजिट पार्टी जो पेपर पे साइन करवा रही है वो तुम्हारे नुकसान के लिए है कि तुम्हारे फायदे के लिए है। अगर तुम टर्म्स एंड कंडीशंस को समझ नहीं पा रहे तो इट मीन्स तुम साउंड माइंड के नहीं। सपोज करो तुम्हें हिप्नोटाइज किया गया, क्या तुम सेंसेस में हो? नहीं। तुम पियक्कड़ हो, पी के नालियों में गिरे हुए हो, तुम सेंसेस में हो? नहीं। तुम्हें ड्रग्स लिए हैं, तुम सेंसेस में हो? नहीं। बुखार सर को चढ़ जाता है तो हम कुछ भी बोलना शुरू कर देते हैं, क्या हम सेंसेस में होते हैं? नहीं। अगर कभी ये प्रूफ कर दिया गया कि मेरे सिग्नेचर्स जो लिए गए थे या मेरे से जब साइन करवाया गया या मेरे से जब प्रॉमिस लिया गया मैं अपनी सेंसेस में नहीं था, मैं पिया हुआ था, मैं लुढ़का बड़ा था, मैं हिप्नोटाइज्ड था, मैं ड्रग के इन्फ्लुएंस में था, अगर ऐसा कभी भी कुछ प्रूफ हो गया तो ये कंसिडर किया जाएगा कि ऑपोजिट पार्टी साउंड माइंड की नहीं है। अगर ऑपोजिट पार्टी साउंड माइंड की नहीं है तो वो कंपीटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। अगर पार्टी इनकम्पिटेंट हो गई तो क्या तुमने सेक्शन 10 के इसेंशियल को वैलिडली फॉलो किया? आंसर इज नो। क्या वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा? आंसर इज नो। ठीक है, तो लिखेंगे साउंड माइंड का द पर्सन शुड बी इन हिज सेंसेस the person should be in his senses so that he could understand the implications of कॉन्ट्रैक्ट उसकी जिंदगी पे क्या असर करेगा उसको ये समझ होनी चाहिए। इकोनॉमिक्स में हम यही बोलते हैं कि वो रैशनल थिंकर होना चाहिए, बोलते हैं ना। हु इज रैशनल थिंकर? जो कहेगा मेरी जेब से पिद्दू जाए वापस मोटा आए। हु वांट्स मैक्सिमम एट मिनिमम कॉस्ट। रैशनल थिंकर होना चाहिए। तो अगर हम बोले आप ड्रंकर्ड हो, आप इन्फ्लुएंस ऑफ ड्रग्स में हो, आप हिप्नोटाइज्ड हो, या डिलेमा ऑफ फीवर, सॉरी डिलायरियस होता है, डिलायरियस ऑफ फीवर यानी कि बुखार सर को चढ़ा हुआ है, डिलायरियस ऑफ फीवर, बुखार सर को चढ़ा हुआ है, या आप ल्यूनैटिक हो। ल्यूनैटिक एक दिमागी बीमारी होती है, ल्यूनैटिक हो। तो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ अनसाउंड माइंड। ये सब पार्टी अनसाउंड माइंड की है, इनके साथ डीलिंग आप नहीं कर सकते, इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। ठीक है जी। तीसरी कैटेगरी है वो था क्वालिफाइड बाय लॉ। एक था मेजर, तुम मेजर होने चाहिए हो। दूसरा तुम कंपीटेंट होने चाहिए, दूसरा तुम साउंड माइंड के होने चाहिए हो।
तीसरा, तुम क्वालिफाइड बाय लॉ होने चाहिए। क्वालिफाइड बाय लॉ का मतलब क्या होता है? गवर्नमेंट तुम्हें अलाउ करती है, गवर्नमेंट अलाउज यू, गवर्नमेंट अलाउज यू टू डील इन एग्रीमेंट्स। तो अगर मैं बोल दूं तुम कन्विक्ट हो, हु इज कन्विक्ट? एनीबडी हु इज सेंटेंस्ड बाय अ कोर्ट, चाहे उसको जेल हुई हो चाहे उसको पेनाल्टी पड़ी हो, वो कन्विक्ट होता है। एनीबडी सेंटेंस्ड बाय जज इज कन्विक्ट। कन्विक्ट हो गया, या इंसॉल्वेंट बंदा हो गया, या एलियन एनिमी हो गया। एलियन एनिमी का मतलब होता है उस देश का नागरिक जिस देश के साथ तुम्हारी लड़ाई लगी हुई है। अगर खुदा ना खास्ता पाकिस्तान के साथ लड़ाई लग जाए तो पाकिस्तान में रहने वाले लोगों को हम एलियन एनिमीज तब बोलेंगे जब लड़ाई लग जाएगी। तो अभी फिलहाल किसी के साथ हमारी ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? तो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ डिसक्वालिफाइड बाय लॉ। अभी मैं सिर्फ बेसिक करवा रही हूँ, डिसक्वालिफाइड की एक बहुत बड़ी लिस्ट है जो कि हम डिटेल में करेंगे। अभी तुम्हें इतनी समझ होनी चाहिए, एक कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की चरण सीमा तक ले जाने के लिए दोनों पार्टीज का कंपीटेंट होना जरूरी है। मतलब उनके पास लीगल एबिलिटी होनी चाहिए। वो लीगल एबिलिटी कब होगी? जब वो मेजर होंगे, प्लस साउंड माइंड के होंगे, प्लस क्वालिफाइड बाय लॉ। तीनों में से कुछ भी अगर मिसिंग हुआ, तीनों मुझे साइमल्टेनियसली चाहिए, तीनों में से कोई भी एलिमेंट मिसिंग हुआ तो कंपीटेंसी एलिमेंट हिल जाएगा। कंपीटेंसी एलिमेंट हिल गया, सेक्शन 10 का इसेंशियल हिल जाएगा। सेक्शन 10 का इसेंशियल हिल गया तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होएगा। ठीक है जी, आज के लिए इतना काफी है, यहां से हम कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? जो एक मिनट, जो बच्चे ऑनलाइन क्लास लगा रहे हैं, कल आपका 1 o'clock मेरे साथ इकोनॉमिक्स का टेस्ट होगा। जो बच्चे ऑनलाइन लगा रहे हैं उनको भी 1 o'clock टेस्ट सबमिट किया जाएगा ऑनलाइन ही, और 1:30 आपको टेस्ट को मेरे को रिवर्ट बैक करना पड़ेगा ऑनलाइन सबमिट करवा के। ऐप में ही you will be sent test in app at 1 o'clock and you have to submit me that test at 1:30 tomorrow। ठीक है जी? जो बच्चे सेंटर आके टेस्ट देना चाहते हैं, वेरी गुड, इट इज रिक्वायर्ड कि सेंटर आके देना चाहिए। जो नहीं आ सकते या दूसरे सिटीज को बिलोंग करते हैं, आपके लिए इकोनॉमिक्स का टेस्ट up to before consumer behavior, it will be uploaded tomorrow 1 p.m. in the afternoon and the last time to submit is 1:30। ठीक है जी? I hope I'm clear. In case of any doubt till here kindly ask me, otherwise okay bye bye बोलो ताकि मैं क्लास को एंड करूं। बदतमीजो, एक बारी पढ़ तो लेते, मतलब बोलूं ना तो पढ़ोगे भी नहीं। वेलकम जी। ओके जी, वेलकम, वेलकम जी। इंदर, आपको स्टार्टिंग से कुछ नोट करना था, उसके लिए नोट्स मैंने डिस्प्ले किए हैं इन केस यू वांट टू नोट एनीथिंग। ओके, सो विल सी यू टुमारो, टेक केयर बच्चा लोग, बाय बाय।